Hello everyone, my name is Amit and today I am going to discuss you about एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। इसके नाम से ही स्टूडेंट समझ में आ रहा है कि एंटी हाइपरटेंसिव का मतलब क्या होता है, जो हाइपरटेंशन के अगेंस्ट काम करती हैं। ऐसी ड्रग जो हाइपरटेंशन के अगेंस्ट काम करती हैं। इसमें आज हम कौन सी ड्रग पढ़ने वाले हैं? रॉवोल्फिया। रॉवोल्फिया को रॉवोल्फिया सर्पेंटिना के नाम से भी जाना जाता है। यह इसके अलग दूसरे सिनोनियम्स कौन से होते हैं? इसको हिंदी में सर्पगंधा, चंद्रिका या इंडियन स्नेक रूट के नाम से भी जाना जाता है। अगर इसके बायोलॉजिकल सोर्स के बारे में डिस्कस करें तो क्या है? रॉवोल्फिया कंसिस्ट ऑफ ड्राइड रूट ऑफ रॉवोल्फिया सर्पेंटिना। देखिए, मैंने आपको इसका बोटेनिकल नेम भी बताया, रॉवोल्फिया सर्पेंटिना, यही इसका बोटेनिकल नेम है। ये जो रॉवोल्फिया होता है, इसकी रूट्स को मेडिसिनली यूज़ किया जाता है। और ये किस फैमिली से बिलोंग करता है? एपोसाइनेसी। किस फैमिली से बिलोंग करता है ये? एपोसाइनेसी। ज्योग्राफिकल सोर्स की अगर बात करें तो ये कहाँ पर नेटिवली आसानी से मिल जाता है? तो ये इट इज़ नेटिवली फाउंड इन बर्मा, थाईलैंड, फिलीपींस, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, पाकिस्तान एंड जावा। ये इन कंट्रीज़ में आसानी से, बिकॉज इन कंट्रीज़ में जो इसको एक सूटेबल इन्वायरमेंट चाहिए होता है, तो इन कंट्रीज़ का जो क्लाइमेट है वो इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट होता है। एक्चुअली इसके ग्रोथ के लिए 10 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड का क्लाइमेट इसको चाहिए होता है। इंडिया में ये कहाँ पर आसानी से मिल जाता है? तो जितने भी ठंडे प्रदेश हैं या सब हिमालयन ट्रैक्ट्स हैं, जैसे कि आसाम के ईस्टवर्ड या ईस्ट रीजन की अगर बात करें तो उसमें आसाम से लगे हुए जो रीजन्स हैं उसमें ये आसानी से मिल जाता है। इसके साथ ही देहरादून, शिवालिक रेंज, रोहिलखंड, गोरखपुर, इन रीजन्स में ये आसानी से मिल जाता है। तो ये हुई इसकी जोग्राफिकल कैरेक्टर्स की बात। अब बात करते हैं इसके कल्टिवेशन कैसे किया जाता है और कलेक्शन इसका कैसे किया जाता है। तो रॉवोल्फिया ग्रोज इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट at an altitude of 1200 to 1300 मीटर एट टेम्परेचर 10 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मैंने आपको बताया कि ये ज़्यादातर ठंडे प्रदेशों में पाया जाता है, जो 1200 से 1300 मीटर की ऊंचाई पर होते हैं, और जहाँ पर जो क्लाइमेट होता है या टेम्परेचर होता है वो 10 से 40 डिग्री तक मेंटेन रहता है। ओके, बिकॉज ये सबसे स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है इसके ग्रोथ के लिए। देयर शुड बी इनफ रेन और इरिगेशन फॉर इट्स कल्टिवेशन। अगर जो जहाँ पर ये उगता है, जहाँ पर इसका कल्टिवेशन होता है या प्रोपेगेट किया जाता है, तो वो रेनी जो प्रदेश होते हैं वहाँ पर आसानी से ये मिल जाता है। और अगर इसको कॉमर्शियली तौर पर उगाया जाता है तो इसके लिए प्रॉपर इरिगेशन मेथड यूज़ किया जाता है। इरिगेशन मेथड मतलब इसको प्रॉपर टाइम पे जो पानी का छिड़काव होता है या न्यूट्रिएंट वगैरह इसको सब चाहिए होते हैं, तभी ये अच्छे से कल्टिवेट हो सकता है। सॉइल की एसिडिटी कितनी होनी चाहिए? सॉइल जो है 4 to 6 मतलब एसिडिक पीएच होना चाहिए सॉइल का, जो इसके लिए सबसे सूटेबल होती है। प्रोपेगेशन इज डन बाय प्लांटिंग सीड्स, रूट कटिंग और स्टेम कटिंग। जो प्रोपेगेशन किया जाता है, इसको उगाया जाता है, तो कैसे किया जा सकता है? या तो सीड के थ्रू या फिर इसकी रूट को ही बो दिया जाए। रूट को अगर मिट्टी में लगा देंगे तो ये उससे भी पौधा तैयार हो जाता है, और स्टेम कटिंग से भी ये पौधा तैयार हो जाता है। तो ये इसकी कुछ प्रोपेगेशन के मेथड थे। द प्लांट शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम नीमेटोड्स, फंगस एंड मोज़ेक वायरस। ये जो रॉवोल्फिया होता है इसमें नीमेटोड्स अक्सर करके इसको हानि पहुंचाते हैं, इसको नुकसान पहुंचाते हैं। तो नीमेटोड्स जैसे कि केंचुआ हो गया या जो ज़मीन में रहने वाले जीव होते हैं उनको नीमेटोड्स बोलते हैं, या कुछ फंजाई वगैरह हो गए, फंजाई की स्पीसीज़ हो गई, या मोज़ेक वायरस इस रॉवोल्फिया को नुकसान पहुंचाता है, तो उससे इनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। द ड्रग इज़ कलेक्टेड मेनली फ्रॉम वाइल्ड प्लांट। जो ड्रग कलेक्ट की जाती है वो मेनली जंगली प्लांट से कलेक्ट की जाती है। एंड रूट्स एंड राइजोम्स आर डग आउट इन अक्टूबर टू नवंबर। जो रूट्स पूरी तरह से तैयार होती हैं, जिनमें प्रॉपर मात्रा में जब इनमें मेडिसिनल वैल्यू बढ़ जाती है, तो वो सीज़न होता है अक्टूबर से नवंबर का। तो अक्टूबर से नवंबर में इनकी जो रूट्स होती हैं, जो मेडिसिनली यूज़ की जाने वाली हैं एज अ ड्रग, तो उसको अक्टूबर से नवंबर के टाइम पर खोद कर निकाल लिया जाता है। व्हेन द प्लांट रूट्स आर 2 to 4 years ओल्ड। मतलब जब 3 से 4 साल में इसकी रूट जो होती हैं वो पूरी तरह से मैच्योर हो जाती हैं, जिनमें
अच्छी एक मेडिसिनली वैल्यू बढ़ जाती है। अगर मेडिसिनल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करें तो इसमें 4 साल में ये पूरी तरह से पौधा मैच्योर हो जाता है और 4 साल के बाद अक्टूबर से नवंबर के टाइम पर इसको खोद कर निकाल लिया जाता है और प्रोसेस किया जाता है। प्रोसेस कैसे होता है? सबसे पहले इसके जो एरियल पार्ट होते हैं, मतलब जो भूमि से बाहर के पार्ट हैं या ज़मीन के बाहर जो पार्ट दिखाई दे रहे हैं, जैसे स्टेम और लीव्स वगैरह के पार्ट हैं, उनको रूट से अलग कर लिया जाता है। प्लस इसको अच्छे से वॉश किया जाता है और ड्राइड किया जाता है मॉइस्चर को रिमूव करने के लिए। ड्राइड स्पेशली नेचुरल एयर में ही करते हैं, कोई भी स्पेसिफिक मशीन वगैरह के या जो मैकेनिकल ड्रायर होते हैं उनका यूज़ नहीं किया जाता है। कॉमर्शियली तौर पे इसको किया भी जा सकता है, बट क्या होता है कि अगर मैकेनिकली इसको ड्राई किया जाता है तो ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंट को लॉस कर सकता है। तो इसलिए इसके लिए नेचुरल एयर को ही ड्राई करने के लिए परफेक्ट माना जाता है। अब इसमें कुछ ध्यान देने वाली बातें होती हैं, जैसे कि सीजनल वेरिएशन, जेनेटिक डिफरेंसेस, जियोग्राफिकल लोकेशन, इम्प्रॉपर हैंडलिंग एंड ड्राइंग एंड अदर फैक्टर्स में अफेक्ट द परसेंटेज डिफरेंसेस इन एल्कोलॉइड अमाउंट। सो मैंने आपको बताया कि इसमें कई सारे इंपॉर्टेंट एल्कोलॉइड होते हैं जो कि मेडिसिनली यूज़ किए जाते हैं, बट इस पौधे को बहुत ज़्यादा केयरिंग की ज़रूरत होती है। तो कोई भी अगर सीजनल वेरिएशन हो गया, जैसे कि अक्टूबर से नवंबर में इसको डग आउट करना है इसकी जड़ को, तो अगर उसके पहले कर दिया जाता है तो ये पौधा ख़राब हो सकता है, या उसमें जो आपको मेडिसिनल कॉन्स्टिट्यूएंट चाहिए वो प्रॉपर मात्रा में ना हो, या पौधा जब तक पूरी तरह से मैच्योर नहीं हो जाता है तब तक इसको प्रॉपर हैंडलिंग की ज़रूरत होती है। अगर इम्प्रॉपर हैंडलिंग हो रही है या जेनेटिक डिफरेंसेस हो रहे हैं या फिर ये जो निमेटेड्स वगैरह से प्रोटेक्शन करना है नहीं हो पा रहा है, स्प्रे वगैरह नहीं हो पा रहा है, तो ये पौधा ख़राब हो सकता है और जो इसमें एल्कोलॉइड होना चाहिए वो नहीं होगा, जिसके कारण क्या होगा कि जो मेडिसिनल वैल्यू है इस पौधे की वो ख़त्म हो सकती है। तो ये ध्यान देने वाली बातें थी। तो रॉवेल्फिया शुड बी पैक्ड एंड स्टोर्ड इन वेल क्लोज्ड कंटेनर इन अ कूल ड्राई प्लेस। इसको जो है पैक किया जाता है, वेल क्लोज कंटेनर जो होते हैं उसमें पैक किया जाता है, और इसके लिए स्टोरेज कंडीशन जो डिसाइड की गई हैं, इसको कूल प्लेस पर, क्योंकि ये उगता भी कूल प्लेस पर है तो इसको ज़्यादा टेम्परेचर पर ये डिस्ट्रॉय हो सकता है। ठीक है, तो नॉर्मल टेम्परेचर अगर 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक का है तो वहाँ इसके लिए सूटेबल इन्वायरमेंट होता है। ठीक है, तो इसके अंदर के जो एल्कोलॉइड रहते हैं वो अपना एक्टिव रहते हैं। ठीक है, तो इसको स्टोरेज कंडीशन डिसाइड किए गए हैं कूल और ड्राई प्लेस, तो वहाँ पर रखने के साथ साथ इसको इंसेक्ट से भी बचाना होता है। साथ में इसके अब कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो इसके कैरेक्टर्स क्या होते हैं। अगर इसके शेप की बात करें तो ड्रग ऑकर्स इन सिलेंड्रिकल एंड स्लाइटली टेपरिंग टॉर्टरस पीसेस। तो ये क्या होता है, सिलेंड्रिकल शेप होती है और स्लाइटली टेपर होती है, टेपर मतलब झुकी हुई, और टॉर्टस पीसेस होते हैं इसके। ठीक है, साइज़ क्या होता है, रूट्स आर अप्रॉक्सीमेटली 2 to 10 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 5 to 22 mm इन डायमीटर। तो ये स्पेशली क्या होती हैं कि रूट जो है 2 से 10 सेंटीमीटर लॉन्ग हो सकती हैं, और डायमीटर इनका क्या हो सकता है 5 से 22 mm। काफ़ी पतली पतली ये रूट्स होती हैं। कलर कैसा होता है, द आउटर सरफेस इज ग्रेइश येलो। कोई भी प्लांट की रूट हो तो वो कैसी होती है, या तो ग्रेइश येलो होगी या तो ब्राउन कलर की होगी। तो ऐसे ही ये भी है कि ग्रेइश येलो या लाइट ब्राउन और डार्क ब्राउन हो सकती है कलर इसका। ठीक है, ओडर की बात करें तो इसमें स्लाइट कैरेक्टरिस्टिक ओडर होती है और टेस्ट इसका बिटर होता है। ये देखिए यहाँ पर एक डायग्राम है जो ये रॉवेल्फिया सर्पेंटिना का है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये नीचे जो पार्ट है ये रूट का पार्ट है, जो नीचे का पार्ट है ये रूट वाला पार्ट है जो डार्क कलर का दिखाई दे रहा है, ऊपर लीव्स हैं। सो ये डायग्राम से आपको पता लग गया कि हाँ कैसा होता है ये रॉवेल्फिया का प्लांट। अब हम लोग वापस से थ्योरिकल पार्ट की ओर कंटिन्यू करते हैं। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, देखिए जब तक हर ड्रग में केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं होंगे तब तक उसकी मेडिसिनल वैल्यू नहीं हो सकती है। तो इसमें क्या क्या मेडिसिनल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, तो रॉवेल्फिया कंटेन्स अबाउट 0.7 to 2.4% टोटल एल्कोलॉइडल बेसिस। इसमें मैंने बताया कि कई सारे एल्कोलॉइड्स रहते हैं, तो कितने होते हैं वो 0.7 से लेके 2.4 तक का ये एल्कोलॉइड बेसेस इसमें मौजूद रहते हैं, विच आर मोर देन 80 एल्कोलॉइड्स हैव बीन आइसोलेटेड। तो इस रॉवेल्फिया की अलग अलग स्पीसीज़ में से करीब करीब 80 टाइप के एल्कोलॉइड को डिटेक्ट किया जा सकता है या आइसोलेट किया जा सकता है। द प्रोमिनेंट एल्कोलॉइड आइसोलेटेड फ्रॉम द ड्रग आर
तो इसके जो मेजर एल्कलॉइड होते हैं वो कौन से होते हैं? रिजरपाइन। ये ध्यान रखिएगा, रॉवल्फिया में रिजरपाइन होता है जो एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट देता है। और उसके साथ ही रेसिनामीन, साइलिसरपाइन, रेसिडीन, रोबेसिन, डिसरपिडीन, ये इसके प्रोमिनेंट एल्कलॉइड होते हैं। इसके अलावा कुछ अलग कैटेगरीज भी होती हैं एल्कलॉइड की, जैसे कि एजमलिनिन, एजमलिन, एजमलिसिन, इसको एजमलिसिन को 8 योहिम्बिन भी बोलते हैं। सरपेंटीन, सरपेंटीन से याद रखिएगा जो इसका बोटेनिकल नेम है सरपेंटीना, उससे ही ये सरपेंटीन इसमें होता है, इस वजह से उसका नाम सरपेंटीना है। ठीक है, सरपेंटिनिन, टेट्राहाइड्रोरिजरपाइन, रोबासिन, रिजरपनिन, रिजरपिनिन, आइसोएजेमेलिन, योहेम्बिनिन। तो ये इसके कुछ अदर एल्कलॉइड्स थे। और उसके अलावा इसमें कुछ अदर सब्सटेंस भी पाए जाते हैं, जैसे कि फाइटोस्टेरॉल, फैटी एसिड, अनसैचुरेटेड अल्कोहल एंड शुगर, ये कंपाउंड भी इसमें काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। अब इसके यूजेस की बात करते हैं, तो पहली कैटेगरी हम लोग पढ़ ही रहे हैं कि रॉवल्फिया किस लिए यूज़ हो रहा है? एंटी हाइपरटेंसिव के तौर पे। ठीक है, अगर ये एंटी हाइपरटेंसिव है तो ऑब्वियस सी बात है इसमें हिप्नोटिक और सीडेटिव इफेक्ट ऑलरेडी होंगे। इट इज़ स्पेसिफिक फॉर रिड्यूसिंग ब्लड प्रेशर एंड क्योर्स पेन। हाइपरटेंसिव स्टूडेंट्स कब होती है? जब बीपी वेरिएशन होता है, या बीपी आपका बढ़ जाए या लो हो जाए, तभी टेंशन की स्थिति होती है, हाइपर टेंशन जिसे हम बोलते हैं। तो अगर ये हाइपर टेंशन के लिए यूज़ हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखेगा या पेन को, एंजाइना को कम करेगा या ठीक करने में भी हेल्पफुल होता है। इट इज़ गिवन इन लेबर्स टू इंक्रीज यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन एंड इन सर्टेन न्यूरोसाइकेट्रिक डिसऑर्डर। तो ये ड्यूरिंग जो पार्चुरेशन होता है, जब प्रेगनेंसी के टाइम पर लेबर को इंक्रीज़ करने के लिए भी ये यूज़ किया जाता है। ये कैसे इंक्रीज़ करता है? यूटेरिन मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन करता है इन सर्टेन न्यूरोसाइकेट्रिक डिसऑर्डर। कई सारे न्यूरोसाइकेट्रिक डिसऑर्डर के तौर पे भी ये यूज़ किया जाता है। स्पेशली जो इसमें मैंने बताया कि एजमेलिन जो होता है विच इज़ यूज इन द कार्डियक एरिथमिया। जब बीपी जो वेरिएशन हो रहा है ये किस वजह से हो रहा है? कार्डियक रिदम जब अफेक्ट होती है तो कार्डियक रिदम को मेंटेन रखने के लिए जो इसमें एजमेलिन है वो स्पेशली यूज़ होता है। रिजरपाइन इज़ एन एंटी हाइपरटेंसिव एंड ट्रैंक्विलाइजर। तो ये ड्रग का मेन मोटो ही है, एंटी हाइपरटेंसिव के तौर पे ये यूज़ किया जा रहा है। तो ज़्यादा डोज अगर इसका बढ़ा दिया जाता है तो ये ट्रैंक्विलाइजर के तौर पे भी यूज़ किया जा सकता है। स्पेशली इसके लिए कौन सा कंपोनेंट इंपॉर्टेंट है या कौन सा एल्कलॉइड इसका? रिजरपाइन एंटी हाइपरटेंसिव की प्रॉपर्टी रखता है। इसके अलावा इसमें डिसरपिडीन भी होता है। डिसरपिडीन क्या करता है? ये ट्रैंक्विलाइजर और एंटी हाइपरटेंसिव के तौर पे ये भी यूज़ होता है। ठीक है, और ये साइड इफ़ेक्ट से भी, इसको साइड इफ़ेक्ट से दूर रखना चाहिए। ठीक है, सो ये हुआ इसका रॉवल्फिया का पूरा डिस्क्रिप्शन। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो थैंक यू।